चलिए आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक है ना। पिछले क्लास में जितना पढ़ लिए थे उसके बाद से आज हम पढ़ेंगे, ठीक। और आज हम समझेंगे कैसे हमारे देश में एक ही दिन में सूर्य आगे पीछे उगता है, इसी कारण इसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है ना। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हम आपको पहले बता दिए थे कि विश्व के 7 बड़े देशों का नाम बता दिए थे। आपका पहले का है रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा यूएसए, ब्राज़ील, ठीक है। चीन 3 नंबर पर, चीन 4 नंबर पर, ठीक है ना। इसको सुधार लीजिएगा। चलिए हम शुरू से शुरू करते हैं। देख लीजिए, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आसान रहेगा। पॉइंट कर है कि भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग सामान्य यानी 30 डिग्री पे है, किंतु भूमि पर दोनों में वास्तविक दूरी समान नहीं है। इसका कारण ये है कि पृथ्वी पर अक्षांशीय दूरी समान रहती है, किंतु अंतर्देशीय दूरी जैसे ध्रुव की ओर बढ़ती है ना वैसे कम हो जाती है, ठीक ना। ये देखिए अंतर अक्षांशीय दूरी, ये आपका अंतर देशांतरीय दूरी, ये 2 रेखाओं के बीच में है। ये अब आपको बताएंगे अंतर अक्षांशीय दूरी और अंतर देशीय दूरी क्या है। जब आपको अक्षांश रेखा बताएंगे और देशांतर रेखा, तब आपको समझ में आएगा कि ये इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। कह रहा है कि अगला पॉइंट कि भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए सुबह के 6 बजेगा ना कर्नाटक कच्छ में गुजरात के, तो वहीं पर आपका अरुणाचल प्रदेश में 4 बजेगा, ठीक है ना। ये 2 घंटा पहले समय चलता है। उधर बताएंगे काहे चलता है। उधर जब लोग सोए रहते थे, इधर लोग जाग जाते हैं। कब जब करेंगे अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय होता है उस समय कच्छ में अंधेरा रहता है, वहाँ 2 घंटे बाद सूर्य उदय होता है। ऐसे दोनों में 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार का कारण होता है, ठीक। ये आपको कुछ आपको सोल्यूशन लिखा है, इसको हम आपको समझाते हैं तो आपको समझ में आएगा काहे आपको होता है भाई साहब 2 घंटे का अंतर, ठीक। चलिए हम आपको मैप पे लेके चलते हैं। देख लीजिए ध्यान से, ये आपका क्या है, भारत का नक्शा दिखाया गया है। ये आपका गुजरात है और ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक ना। ये 2 राज्य है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। और अगर बात करें ना तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में ना सुबह के 6 बजेगा ना, तो यहीं पर गुजरात में भाई साहब सुबह के 4 बजेगा, ठीक है ना। यानी इधर का समय 2 घंटा आगे कैसे हो गया और इधर का समय 2 घंटा पीछे कैसे हो गया, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। अगला देखिए, अगला नक्शा कह रहा है उसी तरह से जब इंग्लैंड में रात के 12 बजेगा ना, तो यहाँ पर आपका भारत में सुबह के 5:30 बजेगा। बात समझ गए। इंग्लैंड में रात के 12 बज रहा है तो भारत में सुबह के 5:30 बज रहा है, यानी इधर अंधेरा है तो इधर सुबह सूर्य उग गया है, ठीक है ना। आगे दिखाते हैं। इधर देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखा हुआ है। करें कि देशांतर रेखाएं काल्पनिक अर्धवृत्त होती है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाती है। कहने का मतलब ये है, देखिए ध्यान से, ये हमारा क्या है, भारत का एक नक्शा है, सॉरी बात करें दुनिया का एक नक्शा है। अगर हम बात करें आपसे तो एक देखिए हम आपको ग्लोब बनाते हैं, ठीक है ना। क्या बनाते हैं, एक ग्लोब पृथ्वी, ठीक है ना। इस पृथ्वी को हम बनाते हैं और इस पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है। देखिए ध्यान से, ये पृथ्वी के, हालांकि ये रेखा कोई भगवान नहीं बना है, इसको हम लोग अपने पढ़ने के अनुसार, मतलब कि कैसे पृथ्वी पे काम वाम होगा समय के लिए, अपने पढ़ने के लिए अपने सुविधा के लिए इस रेखा को बनाया है। तो इस रेखा का नाम है देशांतर रेखा, ठीक है ना। इस रेखा का नाम है देशांतर रेखा, याद रखिएगा। इस रेखा का नाम है देशांतर रेखा। इसको हम लोग पृथ्वी के बीचों बीच रख दिए, ठीक है ना। तो ये काल्पनिक रेखा, इसको हम लोग अपने पृथ्वी को पढ़ने के लिए बनाया है। कह रहा है कि उसी तरह से ये जो है ना, ये देशांतर रेखा है हमारे पृथ्वी पे ना, एक है ना, तो इसी तरह से पूरा ऐसे देखिए इधर भी बनाया गया है, इसे मतलब ऐसे बनाया गया है पूरा ऐसे, ठीक है ना। देखिए इस तरह से, कुछ इस तरह से बनाया गया है। ये सब जितने भी देशांतर रेखा होती है ना, या के बिंदु पे यानी एक पोल पे आके मिल जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इधर उत्तर, ये आपको ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया, यानी ये ऊपर में की ओर जाएगी तो भाई साहब नॉर्थ पोल मिलेगी, नीचे साउथ पोल मिलेगी। ये जाके रेखा एक दूसरे पे आके मिल जाती है। ये कौन सी रेखा है आपकी, तो देशांतर रेखा है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये देशांतर रेखा है काल्पनिक अर्धवृत्त जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक खींचा है ना, यानी उत्तरी ध्रुव से लेके दक्षिण ध्रुव तक खींचा है, ठीक है ना। यहाँ पर ये क्या हमारा
एक काल्पनिक रेखा है, इसको हम बोलते हैं देशांतर रेखा। कह रहा है कि देशांतर रेखा है ध्रुव पर मिल जाती है और भूमध्य रेखा पर एक दूसरे से अधिकतम अधिकतम दूरी पर होती है। कहने का मतलब ये है, अगर आप इसको इस मैप को ध्यान से देखिएगा, देखिए ध्यान से दोस्त, ये जो है आपकी नक्शा दिख रहा है, ये आपके कौन सा है, ये रेखा आ रहा है ना, ये देशांतर रेखा है, ये भी देशांतर रेखा है। यानी ये आपका बीच बीच कौन रेखा है, भूमध्य रेखा है। कौन सा रेखा है, ये आपको जो दिख रहा है ये कौन सी रेखा है, ये आपका भूमध्य रेखा है, ठीक है ना। तो इस भूमध्य रेखा पर ये जो है ना रेखा है जितनी है ना, ये सब एक दूरी पे है, समान मतलब एक सब पर दूरी है। यानी इससे लेके और यहाँ तक अगर बात करें, इन दोनों रेखाओं के बीच में अगर लंबाई होगा तो 111.32 किलोमीटर होगा। यानी अगर आप यहाँ से लेके यहाँ जोड़िए लंबाई तो 111 ही किलोमीटर होगा। आप चाहे यहाँ से लेके यहाँ जोड़िए, बराबर सबका हमें। अगर बात करें तो ये आपका देशांतर रेखा है, ध्रुव पर जाके मिल जाती है, लेकिन ये आपका भूमध्य रेखा पर एक सामान्य दूरी पर रहती है। आपको दिख रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 111 किलोमीटर है, ठीक है ना। अधिकतम दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर कह रहा है कि देशांतर रेखाएं काल्पनिक अर्धवृत्त होती है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक खींची जाती है। देशांतर रेखाएं ध्रुव पर मिल जाती है और भूमध्य रेखा पर एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होती है। इतना आपको बताइए कि यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अधिकतम दूरी कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, ये जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी ये अपने अक्ष पे घूमती है। अब बोलिएगा अपने अक्ष पे कैसे घूमता है, एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये हमारे सामने पेन रखे, ठीक है ना। तो ये पेन देखिए ध्यान से, ऐसे पेन चारों तरफ घूम रहा है, तो ये अपने अक्ष पर नहीं घूम रहा है, लेकिन ये पेन देखिए गोल गोल घूम रहा है ना अपने जगह पे, ये तो ये पृथ्वी भी अपने जगह पे से अपने अक्ष पे घूमती है। यानी अगर बात करें तो पृथ्वी 24 घंटा में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको ये जो देशांतर रेखा है दिख रहा है ये वाला, यानी इसको हम 1 डिग्री मान सकते हैं। उसी तरह से ये जो देशांतर रेखा है दोस्त 360 को बनाया गया है, ठीक है ना। यानी कब बनाया गया है, 360 को बनाया गया है। बात समझ रहे हैं हम कहना क्या चाहते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटा में घूम जाती है एक बार, यानी पूरा ऐसे अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक है ना, 24 घंटा में। तो भाई साहब जब घूमती है पृथ्वी ना, तो इसका मतलब ये है कि आपका ये पूरा जो है ना, ये देशांतर रेखा है, इस 360 को देशांतर रेखा है, यानी 360 को घूम लिए। अगर हम बात करें तो एगो देशांतर रेखा का कितना होगा डिग्री, 1 डिग्री होगा ना। जब एगो है 1 डिग्री का तब 360 डिग्री होगा, तब अभी पृथ्वी पूरे घूम जा रही है। दूसरा बात कर रहा है कि पूर्वी पृथ्वी देशांतर 360 डिग्री देशांतर रेखाओं को पार करती है, ठीक है ना। तो एक देशांतर रेखा बराबर 1 डिग्री, तो 1 घंटा में कितना होगा। अगर हम बात करें एक देशांतर रेखा का कितना 1 डिग्री बाद, तो 1 घंटा में अगर निकालना होगा तब पृथ्वी भाई साहब 360 डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूमती है ना। तो 360 बटा में 24 लिखिए, 24 मिनट का होता है पूरा दिन, तो 360 बटा में 24 होगा, उसको काटेगा तो 15 होगा, यानी 15 डिग्री होगा। दूसरा बात, और 1 घंटा में मिनट कितना होता है, 60 मिनट होता है, और 60 मिनट को आप इस 15 से भाग दीजिए। जब इसको 15 से भाग दीजिएगा ना तो कितना आएगा, 4 मिनट। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी जो है दोस्त 4 मिनट में, यानी इस रेखा से लेके इस रेखा तक आने में 4 मिनट लगाती है। आपको ये कैसे समझती है, देखिए अगला नक्शा देखिएगा। तो पृथ्वी ये जो है आपकी, ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा है ना, यानी एक दिख रहा है ना पर ये वाला, यानी इस रेखा से लेके इस रेखा तक पृथ्वी जब घूमेगी ना, तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 4 मिनट लगेगा। यानी आप इस रेखा भी ले लीजिए, देशांतर रेखा कदों से यहाँ से लीजिए, यहाँ से ले लीजिए, हर देशांतर रेखा के बीच में पृथ्वी घूमती है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में कितना दूर होता है, 4 मिनट। कितना होता है, 4 मिनट का, ठीक है ना। उसको ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है कि देशांतर रेखा एक काल्पनिक अर्धवृत्त होती है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक खींच जाती है। देखिए हम आपको एक बात बताना भूल गए, जो पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी ना पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे घूमती है, ठीक है ना। पृथ्वी किधर से किधर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। देखिए ऐसे कुछ पृथ्वी घूमती है ऐसे, ठीक है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है ना। तो ये आपको पृथ्वी आपको ऐसे घूम रही है, तो ये देशांतर रेखा 360 पार करेगी ना। तो एक यहाँ से लेके यहाँ तक ये दोनों रेखाओं के बीच में इसको पार करने में 4 मिनट का समय रहेगा, ठीक है ना। यहाँ शुरू किया तो यहाँ में इसको 4 मिनट लगेगा। उसी तरह से ये पृथ्वी पूरा घूमती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि देशांतर रेखा है ध्रुव पर मिल जाती है और भूमध्य रेखा पर एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होती है। हम आपको यहाँ पर बताइए भी कहते पिछला मैप में कि ये आपका एक अधिकतम दूरी पर होती है। देख लीजिए यहाँ पर ये आपका भूमध्य रेखा है, तो यहाँ पर ना इसका भी नापिएगा तो दोनों का 111 होगा, मतलब सबके उतना ही होगा,
ठीक। रुकिए, एक कॉल आ रहा है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, हम आपको बता देना, पृथ्वी किधर से किधर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है ना। यानी देखिए, ये जो आपका है देशांतर रेखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक पृथ्वी को आने में 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर कह रहा है कि देशांतर रेखा एक काल्पनिक अद्भुत होती है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक खींची जाती है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसे खींची जाती है, एक काल्पनिक रेखा है। देशांतर रेखा ध्रुव पर मिल जाती है और भूमध्य रेखा पर एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होती है। तब आपको हम बताइए दिए कितना डिस्टेंस होता है, और ये पृथ्वी 4 मिनट में ये घूमती है, ठीक है ना। देखिए, ये है व्यक्ति, इनका नाम है सर जॉर्ज बिडेल एरी। ये जो व्यक्ति है ना, इन्होंने इस रेखा का खोज किया था। तो ये बोले ना कि यही आपकी मध्य रेखा है, ठीक है ना। इसी रेखा के चलते टाइम दिखता है GMT। इस रेखा को हम लोग बोलते हैं प्रधान मध्य आय, यानी प्राइम मेरिडियन, GMT के नाम सुने होंगे। जो हमारी घड़ी, आपकी घड़ी चलती है ना, इसी रेखा के अनुसार टाइम बनाया गया है चलने के लिए, ठीक है ना। तो 4 मिनट में पार करती है आपकी एक रेखा से दूसरे रेखा तक। ध्यान दीजिए, ये जो आपकी रेखा है ना, कहाँ से गुजरती है। अगर हम बात करें ना, तो अफ्रीका महाद्वीप है। इस अफ्रीका महाद्वीप में ना कुछ देश है, जैसे मैं आपका देखिए, अगर शुरू से बात करें ना, तो सबसे ऊपर एशिया है, सॉरी यूरोप है। तो यूरोप महाद्वीप है ना, ये आपका यूरोप महाद्वीप है ना। तो ये इस यूरोप महाद्वीप के नीचे क्या है, आपका अफ्रीका महाद्वीप है। ये आपका प्रधान मध्य प्राइम मेरिडियन जो रेखा है, ये बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है ना। इसको चलो पीछे यार, ये कैसे आ गया बीच। ध्यान दीजिए, ये आपका यूरोप महाद्वीप है और ये आपका अफ्रीका है। तो ये आपका जो रेखा है ना, इस रेखा के बीचों बीच से क्या आ गया ऊपर से, यानी कहने का मतलब ये है ना। देखिए ध्यान से, ये डिस्टर्ब कर देगा मेरे को आगे। तो देखिए, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप दिख रहा है ना दोस्त, ये आपका इंग्लैंड सबसे पहले ऊपर से आती है ना, ऊपर से जाती है। तो ये आपका इंग्लैंड में आती है। इंग्लैंड में एक जगह है ग्रीन बीच। कौन सी जगह है? ग्रीन बीच। और वहाँ पर एक लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है। तो उसी के ऊपर से एकदम गुजरती है ये रेखा, ठीक है ना। ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में आती है। तो किन किन देशों से गुजरती है आपका, ये तो लंदन हम बताइए, यूनाइटेड किंगडम। ये दूसरा अफ्रीका महाद्वीप घाना देश है, अल्जीरिया है, माली है, टोंगो है, बुर्किना फासो है, और लास्ट में यहाँ पर अंटार्कटिका। ये रेखा इन 3 देशों से गुजरती है। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि जो आपका प्रधान मध्य रेखा यानी प्राइम मेरिडियन रेखा है, अफ्रीका में किन किन देशों से गुजरती है, तो भाई साहब पहले का है घाना, ठीक है ना। पहले कौन सा है? घाना बोलिएगा, फिर अल्जीरिया है, दूसरा माली है, फिर टोगो है और बुर्किना फासो है। लास्ट में जाके आपका अंटार्कटिका महाद्वीप में है, जो है ना यहाँ पर खत्म होती है, ठीक है ना। तो ये रेखा है यहाँ से गुजरती है, और यहाँ से ग्रीन बीच शहर है, यहीं से ऊपर होके जाती है। ये जो रेखाएं थी ना, ये रेखाएं इधर से गुजर रही थी ना, तो देखा गया ना इस रेखा के बीच में जो शहर पड़ रहा है, तो सबसे फेमस शहर कौन सा पड़ रहा है। तो ये इधर जो देश हमको बताया ना आपको, इन देशों में कुछ फेमस चीज़ नहीं मिल रहा था। तो देखा गया ना, ये आपका इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड तो पहले के बात भाई साहब फेमस देश है। और दूसरा बात जो फेमस है ना, उसी पे ग्रीन बीच शहर में जो एक प्रयोगशाला है वहीं से रख दिया गया है, ठीक है ना। तो इसलिए इस जगह इस रेखा का नाम ग्रीन बीच प्रयोगशाला है, ठीक है ना। ग्रीन बीच रेखा भी इसको बोलते हैं, आप समझ गए। और यहाँ पर देखिए मेन पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है, कहने का मतलब ये है दोस्त, देखिए ध्यान से, यहाँ पर इधर चलो, तुम इधर चलो, देखिए ध्यान से। ये जो आपकी पृथ्वी है, ये बीचों बीच प्रधान मध्य रेखा है ना, इधर क्या हमारा पूर्व है। इस एरिया में क्या है? पूर्व है। और इस एरिया में क्या है? पश्चिम है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, यानी अगर हम बात करें तो पृथ्वी यहाँ से लेके और यहाँ तक आने में कितना समय लगाती है? 4 मिनट, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बीच जो इसको एकदम 0 रखा है, इसको 12 मान गया। क्या मान गए? 12 m हो रहा है। तो ये पृथ्वी जब इधर से इधर है, इसको 4 मिनट लगता है। तो भाई साहब यहाँ से यहाँ में 4 मिनट। तो बताइए ये जो 1 डिग्री रेखा है, यहाँ पर कितना समय होगा? 12:04, यानी आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक है। ये आपकी दूसरी रेखा है, यहाँ पर आने में इसको कितना मिनट लगा? 4 मिनट यहाँ से 4 मिनट यहाँ पर 8 मिनट हो गया ना। तो 12:08 समय कुछ इस तरह से बढ़ता है। बात समझ रहे हैं? इधर आगे की ओर बढ़ता है और इधर पीछे की ओर बढ़ता है, ठीक है ना।
कितना समय है ना। अगर हम बात करें, देखिए ध्यान से, कहने का मतलब तो देखिए हम तो आपको समझाने के लिए 3 डिग्री लिए, 3 डिग्री ली है ना, 3 को करें ना, आप 20 रेखा ले सकते हैं। एग्जाम्पल की हम 37 रेखा अगर आप लीजिएगा, तो जब 37 को लीजिएगा ना, तो आप 12 से, और 12 करें 4 से और 37 से गुना कीजिए। कैसे भाई साहब, ये देखिए आपका एक ये, फिर 2 3 4 ऐसे करते हुए पार किए ना 36 को, फिर 37 पे गई है ना। एक रेखा को पार करने में आपको यहाँ से यहाँ तक आने में 4 मिनट का समय लग रहा है। जब 4 मिनट का समय लग रहा है, तो यहाँ से 37 को रेखा पार किए, तो 4 ले 37 से गुना कीजिए। जब 4 ले 37 से गुना करिएगा ना, तो आपका समय कुछ इस तरह से होगा, यानी 2:28 होगा। ठीक है ना। 4 से और 37 से गुना करेगा तो आपका 148 होगा। कितना होगा? 148 मिनट। और 148 मिनट में कितना होता है? 2 घंटा 28 मिनट। ठीक है ना। 60 2 गुना 120 होगा, और वो आपका 48 उधर 28 हो गया। कोई शक इसमें? कोई शक ना। तो हम आपको बताते हैं, इधर देखिए, अगर ध्यान से बात करें तो यहाँ पर अगर बात करें, देखिए ये जो आपका 1 डिग्री है ना, जब यहाँ पर 12:04 समय होता होगा, तो ये इधर पश्चिम की ओर इस रेखा पे कितना होगा? 12 में से 4 घटाइए, वहाँ से 11 बज के कितने मिनट होगा? 54 मिनट, सॉरी 56 मिनट। ठीक है ना, 56 मिनट, 11:56। फिर इससे पीछे का होगा 11:52। इससे पीछे का होगा 11:48। यानी इधर की ओर समय घटता है। कैसे? पृथ्वी एक रेखा के बीच में पार करने में 4 मिनट का समय लगाती है, तो इधर आगे की ओर बढ़ेगा और इधर पीछे की ओर घूमेगा। अगर ध्यान दीजिएगा तो ये पृथ्वी जो है, इसे आगे की ओर बढ़ रही है, तो इसे घूमते घूमते इधर से ही नहीं आएगी ना, आएगी ना। बात समझ गया। और हमारा जो भारत है इधर पूर्व दिशा में, किधर है? पूर्व दिशा में। चलिए हम आपको दिखाते हैं। मुझे लाइट कर दीजिए, होल्ड लाइट लाइट। भाई साहब, देखो यहाँ पर लाइट मिल गया। हमको दिखना जरूरी है। छोड़ दीजिए, हमको देखना कोई जरूरी नहीं है। इसको हम हटा देते, दूसरी जगह रखते हैं। इधर इधर पढ़ इधर। चलिए, हमको फेस दिखना जरूरी नहीं है। ये डिस्प्ले दिख रहा है ना, ध्यान दीजिए इधर। हाँ, तो हम क्या बता रहे थे, यानी इधर की ओर समय बढ़ेगा तो भाई साहब 4 मिनट आगे बढ़ेगा, इधर 4 मिनट पीछे करेगा। हमारा भारत पूर्व दिशा में, पश्चिम ना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगला मैप पे। ध्यान दीजिए, अब हम भारत में आ गए। जब भारत में आइएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारत का जो ये आपका कच्छ है ना, कच्छ, यहाँ से रेखाएं जो होती है ना, 72 डिग्री 8 मिनट की रेखा गुजरती है, जो कि यहाँ से गुजरती है। कच्छ का है बॉम्बे से, ठीक है ना। कच्छ का दूसरा है, ये बॉम्बे का है, और दूसरा ये मिर्जापुर है, और ये आपका ये बीचे बीचे कोलकाता है। कहने का मतलब ये है ना, जो अंग्रेज उस समय हमारे भारत में क्या करे थे? शासन करे थे। तो अंग्रेज को समय बनाना था, तो समय कैसे बनाएगा? उसने कहा कि ना, भारत के बीच बीच एक रेखा गुजर रही थी जिसका नाम है 82 डिग्री 5 मिनट। इधर ईस्ट इसलिए लिखा है क्योंकि इधर ईस्ट में यानी पूर्व में भारत पड़ता है। इसके चलते ये रेखा जो है ना 82 डिग्री 82.5 डिग्री रेखा गुजर रही थी भारत के बीचों बीच से, यानी मिर्जापुर शहर से होके। ठीक है ना। और बात कर देखिए, उत्तर प्रदेश गुजरती है, फिर से आपका ये मध्य प्रदेश में कुछ गुजरती है, फिर छत्तीसगढ़ में गुजरती है, छत्तीसगढ़ का है, हाँ छत्तीसगढ़। उसके बाद आंध्र प्रदेश से गुजरते हुए नीचे की ओर चल जाती है। ठीक है ना। तो ये आपका ये मिर्जापुर से अंग्रेजों ने कहा कि ना कि इसी रेखा को अपना समय रेखा मान लिया। ठीक है ना। उस समय अंग्रेज इसको भी समय रेखा मानते थे, और इस बॉम्बे जो है यानी बॉम्बे 72 डिग्री 8 मिनट इसको भी समय रेखा मानते थे, और इसको भी समय रखते थे। यानी उस समय 3 गो समय चला था। एक तो ये आपका ये मिर्जापुर वाला समय चला था, और दूसरा बॉम्बे टाइम चला था अलग से, और कोलकाता टाइम अलग से चल रहा था। ठीक है ना। तो क्या हुआ ना, देखिए 1 जनवरी को, देखिए ध्यान से, भारत ने 1 जनवरी 1906 को 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट की देशांतर रेखा को, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है, उसे अपनाना मानक समय स्वीकार कर लिया। ठीक है ना। भारत का देखिए, अंग्रेज जो हमारे देश में था वो क्या किया था? अंग्रेज क्या किया था भाई साहब? इस समय को मान लिया था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो भारत सरकार ने बोला नहीं कि हम इसी समय रेखा को मानेंगे। ठीक है ना। उसके बाद से 82 डिग्री को मान लिया गया। देखिए, अगर 82 से 4 से दुगुना कीजिएगा, हम आपको बताए थे कि जो आपका प्रधान मध्याय रेखा है, वहाँ से हर रेखा 1 डिग्री का है, यानी 82 डिग्री ये रेखा है ना,
तो 82 डिग्री एक रेखा को पार करने में इसको 4 मिनट समय लगता है। तो 4 से 82 से गुना करिएगा तो भाई साहब 330 मिनट होगा। और उसको घंटा में चेंज करिएगा तो 5.5 घंटा होगा, ठीक है ना। तो भारतीय समय रेखा कितना 5.5 घंटा आगे की ओर है। अगर बात करें लंदन में रात के 12 बजेगा तो भारत में सुबह के 5:30 बजेगा। इसमें कोई शक? ठीक है, ना समझ गया ना। अब करें कि 1947 में ना भारत के केंद्र सरकार ने भी इसे ही अपना मानक समय मान लिया। दूसरा बात, फिर समय बीता ना तो ये 48 में बॉम्बे कलकत्ता टाइम्स मिल गया, बोला कि हम भी इसी समय को मानेंगे। फिर 1955 में ना बॉम्बे भी बोला कि चलिए हम इसी समय को मानेंगे। यानी अभी भी भारत इसी समय को मानता है। यानी इसी समय के अनुसार भारत की मोबाइल की भारत की हर मोबाइल, घड़ी, मेट्रो हर जगह जाइएगा ना तो एक ही समय है। यानी आप दिल्ली में बैठिएगा तो अभी रात के अभी कितना टाइम है 6:17। वो जो 6:17 हो रहा था, ठीक है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पर इस समय रेखा के अनुसार, ठीक है ना। मिर्जापुर होली कर है कि फिर कलकत्ता टाइम 1948 में ले लिया अपने आप को, बोला कि हम ठीक है इसी समय को मानेंगे। फिर बॉम्बे भी इसी समय का मान लिया। कलकत्ता और बॉम्बे टाइम दोनों भारत में ले लिया, उसी समय को ले लिया, ठीक है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पर कह रहा है कि भारत ने कब 1 जनवरी 1906 को 82 डिग्री देशांतर रेखा को अपना समय रेखा मान लिया। फिर समय बीता तो श्रीलंका जो है ना, देखिए ये रेखा है ना यहाँ पर नीचे आपका श्रीलंका जैसे, तो ये जो रेखा है ना श्रीलंका भी बोला ना कि हम भी ना इसी रेखा को मान के अपना समय मानते हैं। तो भाई साहब 15 अप्रैल 2006 को 82.5 डिग्री रेखा को श्रीलंका ने भी अपना समय रेखा मान लिया। यानी जो समय भारत में हो रहा है वही समय श्रीलंका में भी हो रहा है। कोई सा ठीक है। यानी भारत के देखिए भारत का यानी जो प्रधान मध्य रेखा है, प्रधान मध्य रेखा से पूरब की ओर रहेगा तो समय 4-4 मिनट आगे की ओर बढ़ेगा और पीछे की ओर जाएगा समय 4-4 मिनट घटेगा, ठीक है ना। अब देखिए याद जान लीजिए जिस तरह से ये रेखा है सब गुजर रही है ना दोस्तों, ये रेखा गुजर रही है ना ये वाला, उसी तरह से ये देखिए इतना रेखा, ये रेखा जो है ये भारत के बीचों बीच गुजरती थी, इसीलिए इसको हम लोग बीच वाला अंग्रेजी इसको मान लिया था, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा ये जो आपका गुजरात है, गुजरात के कच्छ एरिया, यहाँ पर एक समय रेखा गुजर रही थी, इसका नाम है 68 डिग्री, ठीक है ना। ये जो 68 डिग्री समय रेखा है ना, अगर आप 4 से 68 डिग्री से गुना करिएगा ना, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए कर रहा है कि पश्चिमी गुजरात देशांतर देशांतर 68 डिग्री ईस्ट, यानी 68 से 4 से गुना करिएगा तो 272 मिनट होगा। यानी मिनट कितना है 272 मिनट। अगर इसे आप घंटा में चेंज करिएगा तो 4 घंटा 32 मिनट होगा, ठीक है ना। यानी बात करें तो पश्चिमी गुजरात में सुबह के 4:32 समय होता होगा ना, तो ये यहीं पर देखिए यहाँ पर इधर आओ, ये जो आपका अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर 2 घंटा पहले चलेगा समय। कह रहा है कि पूर्वी अरुणाचल प्रदेश देशांतर 97 डिग्री रेखा पे थे। ये रेखा कितना पे 97 डिग्री पे, ठीक है ना। ये है कितना है 97 डिग्री। तो भाई साहब 4 से 97 से गुणा कीजिए, ठीक है ना। तो कितना होगा 388 मिनट। जब 388 मिनट होगा तो इसको आप घंटे में चेंज करिएगा तो 6 घंटा 28 मिनट होगा। अगर बात करें तो भाई साहब जो यहाँ पर समय कितना है 6:28, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश में 6:28 होगा, जबकि सुबह का नहीं उसी समय यहाँ पर गुजरात में 4:32 हो रहा है। यानी इधर सूर्य उग चुका है, इधर सूर्य अभी डूबा है, यानी इधर के लोग सोए हैं, इधर के लोग जग गए। यही दोनों में अंतर है, आपके बुक में यही दिया है, ठीक है ना। हमको तो लगता है कि आपको समय निकालने में कोई दिक्कत ना होगा। जिधर का भी समय निकालना होगा ना आप वहाँ से ना 4 से गुना कर दीजिएगा, मध्य रेखा से मान लीजिए, देख लीजिएगा कि वहाँ पर ना कौन सा रेखा गुजर रहा है, वहाँ से गुना कर दीजिएगा। ठीक है, हमारा अगला है भारत में कर्क रेखा, ठीक है ना। देखिए आपको दिखाते हैं बुक क्यों चलते हैं। अब तो आपको पता चल गया होगा कहा है भाई साहब गुजरात में सूरज पहले ही उगता है। एगो जानते हैं एगो साथी हैं जो कथावाचक है, हिंदू धर्म के कथावाचक है, उनका नाम हम भूल है, ठीक है ना। वो गए थे पंडाल में, तो पंडाल में गए थे तो एक लड़का सवाल पूछा, गुरुजी सबसे पहले सूरज कहाँ उगता है। देखिए हकीकत बात माना ना तो उसी भारत के बारे में पूछा था। तो सबसे पहले सूरज उगता है आपका जापान में, कैसे जापान आपका पूरब में। अगर हम भारत में बात करते हैं भारत में अरुणाचल प्रदेश में उगता है। अब बोले ना जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं ना, देखिए हम लोग गए थे ना एक बार नागालैंड, तो वहाँ पर हम देखे थे ना सुबह के 4:30 बजे सूरज उग चुका है यहाँ पर, ठीक है ना।
तो ये ऐसे ही होता है, आपको हम बता दिए। अब आप सवाल मत पूछिए काहे इधर दिन रहता है इधर काहे रात रहता है। देखिए कर्क रेखा के बारे में कह रहा है कर्क रेखा, कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री भारत के बीचों बीच से गुजरती है और इसे लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। यह कर्क रेखा हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड की राजधानी रांची तथा पड़ोस देश बांग्लादेश होकर गुजरती है। ठीक है ना। अब हमें यह देखना है कि अक्षांशीय विस्तार या दूरी का भारतीय जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। भारत का उत्तरी किनारा जम्मू कश्मीर राज्य में 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा इसके उत्तरी किनारे से गुजरती है तथा अतः विषुवत रेखा यह काफी दूरी पर स्थित है तथा सूर्य की किरणें यहाँ अत्यंत तिरछी पड़ती है। यहाँ सूर्य तापमान कम रहता है। देखिए यह लिखा ना, भारतीय मानक समय जो है ना ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से लिया गया है 5 घंटा 5.5 घंटा आगे। ठीक है ना। भारतीय मानक समय रेखा के कारण भारत में घड़ियाँ एक जगह ही समय बताती है। ठीक है ना। पूर्वी राज्य में सूर्योदय काल की तुलना में 2 घंटा पहले होता है। ठीक है। हम कर्क रेखा बताते हैं, कर्क रेखा है। फिर अगला पढ़ेंगे भारत तथा विश्व। ठीक है ना। कर्क रेखा हम आपको दिखाते हैं कर्क रेखा का क्या काम हाल है। देखिए ये हमारी कर्क रेखा है। ठीक है ना। और ये जो कर्क रेखा है हमारी, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है ना। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। देखिए ध्यान दीजिए, ये पहले क्या है गुजरात, ये जो है ना हमारा ये राजस्थान, यहाँ पर बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिला है, यहाँ से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। तो गुजरात पहले हो गया, दूसरा आपका राजस्थान हो गया, तीसरा हो गया मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर है ना ये तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश में। ठीक है ना। उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर ये बांग्लादेश क्रॉस करते हुए त्रिपुरा, फिर मिजोरम की हो जाती है। तो गिन लीजिए, एक गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पाँचवा झारखंड, छठवा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। ये झारखंड का जो रांची है ना, ये रांची जो राजधानी है ना झारखंड का, ये कर्क रेखा पर ही स्थित है। ठीक है ना। तो कौन सा राजधानी है जो कर्क रेखा पर स्थित है? भाई साहब रांची। आपको दिख गया ना, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ध्यान दीजिए इधर, यहाँ पर सूर्य के बारे में कुछ आपको हम बता देना चाहते हैं। सूर्य जो है ना कितने तारीख को कहाँ कहाँ चमकता है? 21 जून को। ठीक है ना। 21 जून को इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ये जो कर्क रेखा है ना, सूर्य ना इस रेखा पर ना 21 जून को लंबवत प्रकाश पड़ता है। कहने का मतलब ये लंबवत, देखिए ये बल्ब हम लगाए हैं, जब आप बल्ब लगाए हैं तो इसका बल्ब का प्रकाश एकदम सीधा इस पे जाएगा ना, तीसरा तो ना जाएगा इधर किनारे, तो सीधा जाएगा, तो इसी इसको हम लंबवत बोलते हैं। तो 21 जून के दिन का होता है लंबा होता है यहाँ पर कर्क रेखा पर। ठीक है ना। और वही 22 दिसंबर को मकर संक्रांति के दिन, इस दिन सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। दक्षिणी गोलार्ध में यह सबसे लंबा दिन होता है। 22 दिसंबर को सूर्य जो है ना मकर रेखा पर चल जाता है और मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, जिसके चलते वहाँ पर सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है ना। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है। जब जो सूर्य है मकर रेखा पर आएगा तो भाई साहब उधर सबसे लंबा दिन करेगा, तो कर्क रेखा पर सबसे छोटा दिन होगा। ठीक है ना। सॉरी, सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी लंबा रात होगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को बीचों इन जो है ना इन तारीखों पर सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है और दिन रात की अवधि में लगभग बराबर होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर तक सूर्य जो है ना इधर क्या करता है, 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर दोनों के बीच में सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। देखिए ध्यान से, इधर हमको कर्क रेखा मकर रेखा के लाए होंगे। नहीं है। देखिए आपको हम समझाते हैं, सूर्य किन 2 रेखाओं के बीच में चलता है। ले लाइन आ गया। देखिए ध्यान से मेरी बात, आपको एक हम चीज दिखाना चाहते हैं यहाँ पर।
दोस्त तुम नीचे आओ पहले, तुम पहले नीचे आओ, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, सूर्य जो है ये हमारा क्या है, पृथ्वी है, ठीक। ये हमारा क्या है भाई साहब, पृथ्वी है, ठीक है ना। ये क्या है, पृथ्वी, ठीक। अगर हम बात करें तो पृथ्वी जो है ना, यहाँ पर बीचों बीच के कौन सा रेखा है, विषुवत रेखा है। कौन सा रेखा है, विषुवत रेखा है। और इसके ऊपर कर्क रेखा है, ठीक है ना। ऊपर क्या है, कर्क रेखा है, और नीचे क्या है, मकर रेखा, ठीक। इस रेखा का नाम है कर्क रेखा और इसकी रेखा का नाम मकर रेखा। सूर्य जो है ना, इन दो रेखाओं के बीच में, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक चमकता है। इधर से ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे क्यों रहेगा, ठीक है ना। तो सूर्य इन दोनों रेखाओं के बीच में चमकता है, ठीक। ध्यान से देखिए, तो ये जो आपका कर्क रेखा है ना, तो 21 जून के इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकते हैं, यानी सूर्य यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, ठीक है। एक बात आपके मन में आता होगा, जब सूर्य इन दो रेखाओं के बीच में जब चमकता है लंबवत, तो क्या इधर दिन रात ना होता होगा, इधर दिन होता है, लेकिन सूर्य जो है ना इधर तिरछा चमकता है। देखिए ध्यान से, ये आपका एक रूम का कमरा हो गया, ठीक है ना। इस रूम के कमरा में यहाँ पर एक हम बल्ब लगा दिए, ठीक। और ये जो बल्ब है, इस बल्ब का प्रकाश इधर क्यों रहेगा ना, सामने जाएगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, ठीक। इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। आप हमको एक बात बताइए, ये जो है और एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, तो ये देखिए, ये जो सूर्य, ये जो बल्ब है, इस बल्ब का प्रकाश लंबवत यहाँ पर चमकेगा कि यहाँ पर चमकेगा, लंबवत यानी सीधा सीधा यहाँ पर चमकेगा ना, यहाँ तक आएगा ना। लेकिन इधर तिरछा आएगा, इस कोना में क्या आएगा, तिरछा चमकेगा। तो उसी तरह से ये जो सूर्य है ना, यहाँ पर आता है और इसके उधर ना, इस कर्क रेखा के उधर ये आपका तिरछा चमकता है, कोई शक नहीं। तो 21 जून के दिन कर्क रेखा पर कौन आता है, सूरज। और यहाँ पर 21 दिन की सबसे लंबा दिन होता है, ठीक है ना। 21 जून को सबसे लंबा, भारत में सबसे लंबा दिन कितना तारीख होता है, तो 21 जून का होता है, ठीक है ना। वहीं पर जो सूर्य ना यहाँ से लेकर ना ठंडा के दिन में इधर आता है, यानी मकर रेखा पर आता है। जब मकर रेखा पर आएगा तो यहाँ पर, तो उस समय दिसंबर का महीना आ जाएगा और यहाँ पर 22 तारीख को आ जाएगा। तो 22 तारीख के दिन ना सूर्य मकर रेखा पर लंबा चमकेगा, ठीक है ना। तो इधर भाई साहब दिन लंबा होगा और इधर रात लंबा होगा, कोई शक, ठीक है। अब फिर समय बीतेगा तो 21 से लेके 23 सितंबर तक ये विषुवत रेखा है, इन दोनों की, इन इस पर लंबा चमकेगा, ठीक है ना। तो सूर्य आपको समझ आएगा ना, सूर्य कैसे घूमता है, बस सूर्य यही घूमता है और कोई शक ना है, ठीक। तो कर्क रेखा हम आपको बताइए दिए। अब हम आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि भारत अपनी प्रायद्वीपीय आकृति के कारण कह रहा है कि भारत अपनी प्रायद्वीपीय आकृति के कारण हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है, पश्चिम तट से यूरोपीय देश, दक्षिण पश्चिम एशिया अफ्रीका तक पूर्वी तट से। कहने का मतलब ये है दोस्त कि ये जो हमारा भारत है, देखिए ध्यान दीजिए, आपका भारत ऐसे है ना, जो भारत हमारा ऐसे है, तो ये आपका इधर क्या है, इधर बंगाली खाड़ी है और इधर क्या है, अरब सागर, और नीचे क्या है, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर के शीर्ष पर कौन है, भारत है, ठीक है ना, इसके शीर्ष पर। आप इधर से इधर की ओर जाके व्यापार कर सकते हैं समुद्र में, इधर जाके इधर व्यापार कर सकते हैं समुद्र में, ठीक है ना। यही करे। और दूसरा इसमें बात तो कौन आ रहा है, कह रहा है कि एशियाई देशों तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत को संबंध स्थापित करने में सुविधा होती है। हिंद महासागर में भारत जैसी महत्वपूर्ण स्थिति एशिया के किसी भी अन्य देश की नहीं है, इसलिए एक महासागर के नाम पर ही भारत देश का नाम रखा गया है, ठीक है ना। इसलिए भारत जैसी महत्वपूर्ण है, इसलिए एक महासागर का नाम भारत देश के नाम पर रखा गया है। अगर बात करें ना, ये जो आपका हिंद महासागर है ना, इस महासागर में अगर सबसे अच्छा किसी का पोजीशन है ना, तो भारत का है, इसीलिए इस सागर का नाम रख दिया गया है हिंद महासागर, ठीक है ना। कह रहा है कि भारत का विश्व के अन्य देशों से संपर्क केवल समुद्री जलमार्ग द्वारा ही होता था, नहीं था, बल्कि उत्तर की विशाल पर्वतमाला हिमालय के बीच स्थित दर्रों से भी था। भारत का पश्चिमी, मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों के साथ अद्भुत संपर्क रहा है। एशिया तथा पंचतत्व कहानियां, उपनिषदों के विचार। कहने का मतलब ये है ना दोस्त, ठीक है ध्यान से, जो भारत है ना, ठीक है ध्यान से, ये आपका वर्ल्ड मैप है, ये हमारा भारत जो देश है, ध्यान दीजिए, ये जो भारत है और ये भारत का नीचे समुद्र है, ये सब समुद्र है। तो इसका व्यापार तो मान लीजिए समुद्र के पानी के द्वारा इसे होता था, ठीक है ना, इधर होते हुए इधर होता था व्यापार।
लेकिन इधर ऊपर पहाड़ है, ऊपर क्या है, पहाड़ माउंटेन है, तो इधर से भी तो व्यापार होता होगा। तो देखिए पहाड़ों के बीच में ये पहाड़ है ना, इस पहाड़ के बीच में ना हम पतला सा रास्ता काट देंगे ना, जिससे इधर से उधर आ जा सके, इसको दारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दारा, इंग्लिश में पास बोलते हैं। तो ये पहाड़ों में दारा भी है, ठीक है ना। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में शिवकिला दारा है, जिससे भारत से तिब्बत जा सकते हैं, ऐसे दारा है। उसे ये पाकिस्तान में बुर्जिला है, जो जिला है, बनिहाल है, बड़ा लाचला है, ये सब दारा है इधर जाने के लिए, ठीक है ना। तो यानी पहाड़ों के बीच में एक रास्ता है जिससे आराम से लोग आर पार कर सके, गाड़ी पार कर सके, जा सके, उसी को दारा बोलते हैं, ठीक है ना। इधर से लेकर उधर जाने के लिए एक रास्ता है। जीताराम मांझी कह रहे हैं, दशरथ मांझी गया में बनाए हैं, दारा बनाए हैं पहाड़ को काट के। एक मूवी उन पर बना है, मांझी द माउंटेन मैन, देख लीजिएगा यूट्यूब पे, ठीक है ना। वो बना है, कोई शक इसमें नहीं। दूसरा बात अगर बात करें तो भारत व्यापार इधर से भी कर सकता है। जब भारत इधर से व्यापार करता है ना, इधर के चीज़ें इधर आई, चाहे भारत की चीज़ें उधर चला गया, दुनिया में फैल गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मसाला होता था, तो इधर मसाला इधर समुद्र के द्वारा भी होता था, इससे समुद्र से लोग जाते थे आते थे, फिर इस रास्ता से भी लोग जाते थे, ठीक है ना। तो भारत का विश्व से कुछ इस तरह का संपर्क था, यानी पानी के द्वारा भी और स्थल के द्वारा भी, यानी पाकिस्तान होते हुए इसे जा रहा, जमीन से भी था और पानी से भी, दोनों था। कह रहे हैं कि भारत के पड़ोसी देश, पड़ोसी मतलब इसका जो अगल बगल रहता है उसी को पड़ोसी बोलते हैं। पड़ोसी मीन्स कचरा, इससे बड़ा कोई कचरा नहीं है धरती पे। देख लीजिए, कह रहा है कि भारत के पड़ोसी देश यानी दक्षिण एशिया में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है, तथा भारत सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल, देखिए सार्क जो है ना, सार्क एक सदस्य है, इसमें भारत के साथ में कुछ और देश है, जिसमें मालदीव है, श्रीलंका है, भारत है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये भारत के साथ में और भी देश है जो कि सार्क का सदस्य है। सार्क में इसका होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म होता है सार्क। देखिए 12th क्लास में ना सार्क के बारे में लिखने के आता है एग्जाम में, यहाँ पर पढ़ लीजिए, वहाँ पर लिखिएगा बढ़िया से, ठीक है ना। मतलब इजी आता है, ओजो आता है, ये आया था तो हम इसको लिखे थे और हमको 5 नंबर के मिला था क्वेश्चन, वो लिखे थे 12th क्लास एग्जाम में, ठीक है ना। तो भारत किस संस्था का सदस्य है? तो सार्क का सदस्य है। सार्क का मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है ना। कह रहे कि भारत की स्थल सीमा 7 देशों को छूती है। इन देशों के नाम है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। ये जो देश है ना, हम आपको नाम लिए ना, भारत के स्थल सीमा में जमीनी सीमा लगती है, ठीक है ना। सार्क के निम्नलिखित सदस्य है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। ये क्या है? सार्क का सदस्य है। आपको सब नक्शा दिखाएंगे कौन कौन जगह, ठीक है ना। तो सार्क का सदस्य नाम लीजिएगा, ये सब नाम लिख लीजिएगा। भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है? तो 7 देशों से। पहले आपका पाकिस्तान है, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है चीन, फिर नेपाल है, फिर भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, ठीक। अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए, आपको थोड़ा सा डायग्राम, ये हमारा भारत है, ठीक है ना। तो इधर पाकिस्तान है और इधर आपका अफगानिस्तान है, ठीक है ना। और भारत हो गया, सॉरी पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, फिर से आपका चीन है इधर, ठीक है ना। फिर से आपका नेपाल है और ये आपका भूटान है, यहाँ पर बांग्लादेश है और ये आपका म्यांमार है, ठीक है ना। 7 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। ये भारत के स्थलीय सीमा लगाते हैं, यानी जमीन से। यहाँ पर 2 गो, देखिए श्रीलंका है, ये जलीय सीमा लगाता है, और मालदीव, ये 2 गो देश है, ये जलीय सीमा लगाते हैं, ठीक है ना। नक्शा हम आपको दिखाएंगे। तो सार्क का सदस्य इसमें से कौन कौन सा है? भारत खुद है, मालदीव है, नीचे से मालदीव, फिर श्रीलंका आएगा, हम आपको दिखाएंगे सदस्य कौन कौन सा है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि मालदीव हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय पड़ोसी देश है। बात करेगा कि भारत का द्वीपीय पड़ोसी देश कौन सा है? तो मालदीव होगा। द्वीपीय में इसका छोटा छोटा जमीन का टुकड़ा है, पानी में, उसको द्वीप है, ठीक है ना। ये सब क्या है? द्वीप है। तो भारत का एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है मालदीव, ये द्वीपीय पड़ोसी है, ठीक है ना। यहाँ पर कह रहा है कि श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। भारत के मुख्य भूमि पर स्थित धनुषकोटी से श्रीलंका का तट मात्र 24 किलोमीटर दूर है। इस रेखीय द्वीपों को श्रीलंका को एडम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। उत्तर एवं उत्तर पूर्व स्थल भाग को भारत की सीमा रेखा पर्वत श्रृंखला द्वारा निर्धारित होती है। जम्मू कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ भारत, अफगानिस्तान और चीन की सीमाएं मिलती है। इस क्षेत्र से कुछ ही दूर पर पाकिस्तान, तजाकिस्तान की सीमाएं शुरू। इस तरह से इतने निकट स्तर 5 देशों की सीमाएं होने से यह क्षेत्र
सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील होगा। जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में तिब्बत का पठार है जो अब चीन के अंतर्गत है। यह कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील है। इसी इसके बाद उत्तर पूरब की ओर बढ़ने पर नेपाल, भारत, देखिए सब देश है, ठीक है ना। बिहार का शोक नदी है, देखिए हम आपको दिखाते हैं। शोक नदी है ना, इसका पुल टूट गया था 18 अगस्त 2008 को, ठीक है ना, जिसके चलते बिहार में बाढ़ आया था। नेपाल से निकलती है, आपको दिखाते हैं, नाक्शा दिखा देता होगा, समझ में आएगा। ये हमारा भारत देश है, ठीक है ना। ये भारत का पड़ोसी देश है, देख लीजिए। ये आपका कौन सा है? पाकिस्तान है। दूसरा है अफगानिस्तान। तीसरा ये चीन है। फिर से नेपाल है। ये आपका भूटान है। और ये आपका बांग्लादेश है। ये म्यांमार है। इससे अच्छा से और आपको नक्शा हम दिखाते हैं। ये द्वीपीय है, ये दिख रहा है ना, मालदीव, ये द्वीपीय देश है श्रीलंका। देखिए हम आपको दिखाते हैं, रुकिए। जुड़ा है वास्तु आज भी भूटान की सुरक्षा एवं विकास की जिम्मेदारी भारत की है। भूटान के पूर्व में भारत एवं चीन की सीमा रेखा हिमालय के श्रेणी से होकर गुजरती है। इस सीमा रेखा का नाम मैक मोहन रेखा है। और अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में भारत, चीन, 3 म्यांमार देशों की सीमाएं एक बिंदु आकर मिलती है। इसके बाद पूर्वांचल के पहाड़ियाँ, ये मनार म्यांमार को भारत से अलग करती है। दक्षिण में पहाड़ियाँ म्यांमार से अराकान एवं पर्वत मिल जाती है। आगे चलकर ये बंगाली खाड़ी में गिरती हुई पुनः निकल के द्वीप समूह के रूप में प्रकट होती है। उत्तर एवं पूर्व के क्षेत्र में स्थित 2 पर्वतमालाएं अत्यंत ही जटिल एवं उबड़ खाबड़ है। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर एवं पूर्व के क्षेत्र में आगमन एवं परिवहन अत्यंत ही कठिन रहा है। इन क्षेत्रों में स्थित पड़ोसी देशों से भारत का संपर्क भी आसान नहीं रहा। अब यातायात के आधुनिक साधनों के विकसित होने से इस क्षेत्र में इंडो तिब्बत महामार्ग विकसित हो गया। यह सड़क शिपकिले दर्रे से होकर गुजरात गुजरती है। दूसरा पर्वतीय मार्ग कश्मीर लेह से मार्ग से होकर, ये देखिए आपको दिखाते हैं। अब आपको चलिए सुनाते हैं। यहाँ देखिए, पश्चिम बंगाल के पूर्व में हमारा एक अन्य पड़ोसी देश है बांग्लादेश स्थित है। इसी तरह पश्चिम में हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का नाम है रेड क्लिफ है। ये चैप्टर खत्म हो गया। आपको हम नक्शा पे लेकर चलते हैं, तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। ये देखिए, ये जो आपको नक्शा दिख रहा है, ये भारत का स्थलीय सीमा है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, ये आपका पाकिस्तान है। इस एरिया में कौन सा देश है? पाकिस्तान। ये वाला इधर ये दिख रहा है ना, 3,323 किलोमीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये बाउंड्री शेयर करता है स्थल। कौन? पाकिस्तान। कितना किलोमीटर? 3,323 किलोमीटर। ये आपको याद करने का मन हुआ तो याद कर लीजिएगा, अदरवाइज कोई आपको परेशान है, क्योंकि आपके बुक में किलोमीटर नहीं लिखा है। बस ये लिखा है कि भारत के पड़ोसी देश है जो स्थलीय सीमा लगाते हैं। ये आपका नाम बताइए। तो ये आपका पाकिस्तान है। साथ में 3,323 किलोमीटर इसका लंबा डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना। उसके बाद ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक देश है अफगानिस्तान। ये बहुत छोटा सा बाउंड्री लगाता है, 106 किलोमीटर। तो ध्यान दीजिए, ये दिख रहा है, ये आपका ऊपर से अफगानिस्तान आता है, ठीक है ना। इधर से आता है आपका अफगानिस्तान, ठीक, इधर से आता है अफगानिस्तान। तो ये यहाँ पर सिर्फ छोटा सा एरिया है, ब्लैक कलर में जो दिख रहा है, यहाँ पर सिर्फ 106 किलोमीटर पीओके से लगाता है बॉन्ड। दूसरा का हो गया आपका अफगानिस्तान। पहले का हो गया भारत, सॉरी पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा आपका ये चीन। ध्यान दीजिए, ये आपका चीन है, ठीक है ना। चीन, ध्यान दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे होते हुए ये एरिया लगाता है यहाँ तक, ठीक है ना। कितना लगाता है? 3,488 किलोमीटर। कितना? 3,488 किलोमीटर। ये यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं, पूरा की बात करें, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये देखिए, यहाँ पर भी कुछ एरिया, ये वाला भी, ये वाला दिख रहा है ना। ये जो एरिया है पूरा चीन का है। ये ऊपर जो एरिया दिख रहा है, ये पूरा चीन देश है। ये आपका बॉर्डर लगा रहा है यहाँ से लेकर इसे, जितना ये कलर दिख रहा है ना, ये किसका बॉर्डर है? ये चीन का बॉर्डर है। तो कितना है भाई साहब? 3,488 किलोमीटर। यानी इसको भी ले लीजिए, यहाँ तक ले लीजिए, उसके बाद से ये ले लीजिए, फिर ये ले लीजिए। कितना किलोमीटर है? 3,488 किलोमीटर। दूसरा बात, ये आपका नीचे आ जाइए ध्यान से, ये आपका उत्तराखंड है, ये नेपाल है। तो ये आपका नेपाल यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे, यहाँ तक नेपाल 1,751 यानी 1,751 किलोमीटर नेपाल बॉर्डर लगाता है, ठीक है ना, भारत के साथ है नेपाल। दूसरा बात, ये आपका भूटान है। भूटान की जिम्मेदारी भारत की है, ठीक है ना। एक समझौता हुआ था, उस समझौते के अनुसार भूटान की देखरेख कौन करेगा? तो भारत करेगा। यानी भूटान में किसकी सेनाएं घूमती है? तो भारत की सेनाएं घूमती है रक्षा के लिए, ठीक है ना। तो ये आपका भूटान है। भूटान से 699 किलोमीटर सीमा आपको लगाता है, ठीक है ना, भारत। उसके बाद से आपका ये देखिए, ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश का सीमा है, ठीक है ना। ये देखिए, इसका कितना है डिस्टेंस? तो 4,096 किलोमीटर लंबाई है। और ये आपका लास्ट में इधर म्यांमार हो गया। तो ये म्यांमार 1,643 किलोमीटर सीमा लगाता है। कोई शक?
ये भारत के स्थलीय देश हैं जो भारत से सीमा लगाते हैं। देखिए पहला आपका क्या गया पाकिस्तान, दूसरा यहाँ पर अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठवां बांग्लादेश और सातवां म्यांमार। ये 7 देश है जो भारत के साथ स्थलीय सीमा लगाते हैं। कितना किलोमीटर ये भी हम आपको बता दी। अब अगला पॉइंट में चलते हैं। आप सार्क बताए थे ना, सार्क का फुल फॉर्म कहता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये सार्क का समूह है। और सार्क में देखिए कितने देश समूह है। ये आपका अफगानिस्तान है, दूसरा है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका है। ध्यान दीजिए, आपको ऐसे ना याद होगा, आप इसको यहाँ से याद कीजिएगा एकदम नीचे से। इसको अगर इस और छोटा ना होगा, हाँ हो गया। ध्यान दीजिए, इसको आपको याद करना होगा ना, कैसे याद करेगा। यहाँ से पहला मालदीव, दूसरा श्रीलंका, तीसरा भारत, चौथा पाकिस्तान, पांचवा अफगानिस्तान, छठवां नेपाल, सातवां भूटान, आठवां बांग्लादेश। याद करिएगा, ठीक है। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ऐसे याद करिएगा तब आपको याद होगा। लाइन से जहाँ मन तहाँ से मत याद करिएगा, लाइन से चलेगा ना तब आपको याद होगा। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये क्या है? मालदीव। मालदीव का है, ये सार्क का सदस्य है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर राजधानी भी दिया है। नेपाल का राजधानी क्या होता है? काठमांडू। सार्क का हेड क्वार्टर है, ठीक है ना। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नेपाल का राजधानी काठमांडू में, ठीक है ना। बांग्लादेश की राजधानी का ढाका। और इसमें आप ज्यादा मत सार्क बस याद करिए, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो काठमांडू में। दूसरा बात, ये जो है ना सार्क, ये कितने देशों का समूह है? तो 8 देशों का समूह है, ठीक। यह 1985 में सार्क का स्थापना हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था? 1985 में। कहाँ पर हुआ था? तब बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था, ठीक है ना। बांग्लादेश की राजधानी में ढाका में लोग बैठे थे और वहीं पर ना सार्क की स्थापना कर दी। यानी कुछ ये 8 देशों के लोग बैठे थे, प्रधानमंत्री जो विदेश मंत्री होते हैं बैठ के बोले चलिए हम लोग संस्था बनाते हैं जो मिल के काम करेगा। इसका नाम पड़ेगा सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये आपके 8 देश आते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो हमारा श्रीलंका है ना, श्रीलंका और भारत से जो होता है ना, भारत से श्रीलंका ना गल्फ यानी मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि से अलग होता है। ये प्रश्न हमसे पूछा था, पाक जल संधि। एक बार एग्जाम में हम बैठे थे तो बोला था ना पाक जल संधि। पाक जल संधि जो है ना, यह श्रीलंका और भारत को कौन सा जल संधि अलग करता है? तो वहाँ पर पाक जल संधि भी लिखा था। तो हम सोचे थे ना कि भाई साहब पाक जल संधि लिखा है ना, तो पाकिस्तान का अगर बगल होगा तो हम उसको ना मार के हम श्रीलंका जल संधि मार दिए। मेरा क्वेश्चन गलती हो गया। जब एक लड़का फिर 20 मिनट बाद बताया कि पाक जल संधि आंसर होगा, तब से इस क्वेश्चन को हम भूलते नहीं है। इसको क्वेश्चन को हम भूलबो ना करेंगे। आपको बताना चाहते हैं, इस एग्जाम में मेरा रैंक 1 आया था, ठीक ना। पाक जल संधि ये भारत से और श्रीलंका किस जल संधि के द्वारा अलग होता है? तो पाक जल संधि। अच्छा, किस खाड़ी के द्वारा? गल्फ यानी मन्नार की खाड़ी से, ठीक है ना। गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ मीन्स कहता है खाड़ी। कोई शक? ध्यान दीजिए, ये आपका एडम ब्रिज है यानी राम सेतु, ठीक है ना। धनुषकोडी से लेके भारत का एक जगह है तमिलनाडु में, धनुषकोडी गांव है, वहां से लेके इस श्रीलंका की दूरी कितना है? 24 किलोमीटर। कितना है? 24 किलोमीटर। धनुषकोडी से लेके श्रीलंका का दूरी कितना है? 24 किलोमीटर, ठीक है ना। ये आपका सैटेलाइट से फोटो खींचा गया है। ये है, इसको लोग ना एडम ब्रिज भी कहते हैं, ये कोई राम सेतु कहता है। सबका अपना अपना मान्यता है, हम इसको राम सेतु कहेंगे, ठीक है ना। या तो इसका दूसरा नाम एडम ब्रिज भी है। ये देखिए, ठीक है, नेपाल से ना नदियाँ निकलती है और आके भारत के राजधानी, भारत के राज्य बिहार से होकर गुजरती है। यानी देखिए नेपाल से नदी निकल रही है ना, ये देखिए ऊपर से निकलती है, तो ऊपर पहाड़ी इलाका है। ये जो नेपाल देश है ना, हमारा हिमालय के गोद में बसा हुआ है, ठीक है ना। नेपाल हिमालय के गोद में बसा हुआ है, ठीक है ना। ये देखिए ध्यान से, ये जो नेपाल है ना, इधर से पहाड़ से नदियाँ निकलती है। देखिए जिसमें से एक कोसी नदी है, ये भी है। तो ये कोसी नदी निकलती है जिसको भारत का शोक बोलते हैं। और ना 8 अक्टूबर 2008 में क्या हुआ था ना, इस नदी का बांध टूट गया था, ठीक है ना। इस चलते बिहार में बाढ़ आया था। और यहाँ पर एक पॉइंट देख लीजिए, आपको वहाँ पर मैकमोहन रेखा बताया था ना। ध्यान दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है मैकमोहन रेखा, ठीक है ना। एक थे जो हमारा देश में उस समय जो अंग्रेज था ना, शासन कर रहा था, वहाँ पर एक विदेश सचिव थे, उनका नाम था सर हेनरी मैकमोहन, ठीक है ना। तो जो हेनरी मैकमोहन थे ना, वही थे मेन सदस्य, ठीक है ना। तो उन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम क्या रख दिया? सर मैकमोहन रेखा। दूसरा बात, ये जो है ना शिमला समझौता हुआ था, अंग्रेज का अधिकारी सर हेनरी मैकमोहन और ये चीन तिब्बत, ये दोनों मिल के मीटिंग किया था। इस रेखा का नाम रख दिया था मैकमोहन रेखा। दूसरा बात,
चीन न इस रेखा को दावा करता है, कहता है कि ये रेखा गलत है, इस रेखा को हम नहीं मानते, जबकि भारत इसको नेशनल बाउंड्री मानता है। चीन इसलिए 1962 में भारत पे हमला किया था, इस रेखा को कहता है, इस रेखा को हम नहीं मानते। क्या कहना है ना कि कैसे हम मान लें, तिब्बत जो है हमारा हमारा क्षेत्र है, तिब्बत कोई देश नहीं था, उसको अधिकार नहीं है ना किसी भी देश के साथ अपना साइन करने के लिए, बाउंड्री के लिए। तो ये हमारा देश है, इसको वो दावा करता है कि भाई साहब मैकमोहन रेखा नहीं है, वो इसको नहीं मानता है। भारत कहता है नहीं, ये मैकमोहन रेखा है, ये नेशनल बाउंड्री है, कोई शक। इसीलिए 1962 में चीन में और आपका भारत में युद्ध हुआ था, ठीक है ना, जिसके चलते आपका अक्साई चीन कब्जा कर लिया था 1962 में, ठीक है ना, कोई शक। ध्यान दीजिए, ये है मैकमोहन रेखा, ये आपका अक्साई चीन है, ठीक है ना। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, तो मैकमोहन रेखा है, कोई शक। वहीं पर ये बांग्लादेश है, यहाँ पर पहले पाकिस्तान था, इसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान, इसका नाम हो गया बांग्लादेश। ये बांग्लादेश की भी रेखा है, इसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा, ठीक है ना। ये आपका राजधानी भूटान है, सिक्किम। ध्यान दीजिएगा, भारत और पाकिस्तान की रेखा का नाम है रेड क्लिफ, ठीक है ना। जिस तरह से ये रेखा है ना, ये है ना, उसी तरह से पाकिस्तान है भी इधर। तो ये आपका पाकिस्तान का रेखा का नाम है, ये वाला इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, ठीक है ना। भारत और पाकिस्तान का रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया, कोई शक इसमें। इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे। अगर आपको इस चैप्टर में कहीं भी दिक्कत हुआ होगा, आप कमेंट कर सकते हैं। अगला चैप्टर ले मिलते हैं आपसे। वीडियो कैसा लगा रेट दे दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, बाय बाय।